उत्तराखंड वासियों की एकता भंग करने वालों को सीएम धामी की दो टूक, कहा भड़काऊ बयान देकर अराजकता फैलाना करे बंद, अपने भड़काऊ बयान पर गंभीरता से करे विचार। मंगलवार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल, रुड़की अस्पताल में घायल गैला जारी। ऋषिकेश पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों से बरामद 8 पेटी शराब जब्त, मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस। श्रीनगर में अलकनंदा नदी में डूबे छात्र, 2 छात्रों की हुई मौत और 1 छात्र को बेहोशी की हालत में पहुंचा अस्पताल, घायल छात्र की स्थिति खतरे से बाहर। और नैनीताल में मौसम विभाग की भविष्यवाणी हो रही सटीक साबित, बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, पर्यटन स्थलों में पसरा हुआ है सन्नाटा। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज और सांसद नरेश बंसल भी मौजूद हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित चयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। एक नई शुरुआत आप सबकी आज से प्रारंभ हो रही है। आज से आप सभी लोग लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के अभिन्न अंग बनकर सभी गांवों पे समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। साथियों, राज्य सरकार अपने स्तर से चाहे कितनी भी योजनाएं संचालित कर ले, परंतु कोई भी राज्य तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उस राज्य की जो हमारी ग्राम इकाई है, ग्राम इकाई हर प्रकार से समृद्ध न हो, जब तक वो विकसित न हो, हर प्रकार से आत्मनिर्भर न हो, जब तक वहां पर सभी प्रकार के साधन और संसाधन और सरकार की संचालित योजनाएं अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक न पहुंचे। गांव के विकास में एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस पद पर नियुक्त होकर आप लोग न केवल ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बहुत सी नई योजनाओं की रूपरेखा तय करेंगे, बल्कि उनका क्रियान्वयन भी पारदर्शी तरीके से हो सके, यह भी आप सब सुनिश्चित करेंगे। मैं देख रहा हूं कि आप सब लोग बड़ी संख्या में यहां आए हैं और कुछ हमारे अभिभावकगण भी आए हैं। उनके चेहरे पर भी आज आपकी सफलता की प्रसन्नता साफ यहां से दिखाई दे रही है। उनका प्रसन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी परिवार का कोई बेटा या बेटी जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो स्वयं अकेले तैयारी नहीं करते हैं, उनका परिवार भी, उनके अभिभावकगण भी साथ साथ ही तैयारी कर रहे होते हैं। वो भी मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं भी आप जैसे एक सामान्य परिवार से आता हूं और मैंने ये सब जीवन में देखा है, इसलिए अच्छी तरह से इस बात को समझता हूं किस प्रकार अभिभावक अपने बच्चों को सफल बनाने में, बेटा बेटी को सफल बनाने में किस प्रकार से अपना सर्वस्व लगाते हैं, अपना सब कुछ समर्पण करते हैं, समय भी लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, और उनके पास जितने संसाधन होते हैं, जो पूंजी होती है, वो पूंजी से लेकर सभी व्यवस्थाएं अपने बच्चों के लिए करते हैं। भाइयों बहनों, पहले भी परीक्षाएं होती थी। हमारे भाई बहन, बेटे बेटियां दिन रात मेहनत करके भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते थे, लेकिन उनका किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो पाता था। परीक्षा का परिणाम आता था तो सिलेक्शन उनका हो जाता था जो नकल माफियाओं के साथ सांठगांठ करते थे,
नकल माफिया जिनसे पेपर लीक करवाने के एवज में बड़ी रकम वसूलते थे, इसलिए उनका नाम नहीं आता था भाइयों बहनों। और पेपर लीक की वजह से युवाओं का, हमारे नौजवानों का, भाई बहनों का भविष्य अंधेरे में जा रहा था और उनके माता पिता के जो सपने थे वो सपने चकनाचूर हो रहे थे। उनका आत्मविश्वास लगातार कम हो रहा था, आत्मबल कम हो रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ न्याय नहीं हो रहा है। और इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए हमने न केवल नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया, बल्कि देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाकर इस पेपर लीक की समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया। और नकल विरोधी कानून के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया कि आप परीक्षा में सिर्फ प्रतिभा चलेगी, योग्यता चलेगी, क्षमता चलेगी, सिफारिश नहीं, और योग्यता जीतेगी, जुगाड़ या भ्रष्टाचार नहीं जीतेगा। और इस कानून में सजा और जुर्माने के जो प्रावधान है वो हमने अत्यंत कठोर रखे गए हैं, जिसका असर आज चारों तरफ साफ दिखाई दे रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद एक भी परीक्षा में धांधली नहीं हुई है, एक भी प्रकरण परीक्षा लीक का नहीं आया है, एक मामले में भी न्यायालय में कोई बात दायर नहीं हुआ है। मंगलौर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। घायल बदमाश को रुड़की अस्पताल में उपचार चल रहा है। दरअसल मंगलौर पुलिस नहर पटरी पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश की पहचान रोहित निवासी कुरुड़ी मंगलौर के रूप में हुई है। रोहित ने 4 लाख रुपए की सुपारी मिलने पर अपने साथी विक्की, दीपांशु और रिहान के साथ मिलकर अंकित की हत्या को अंजाम दिया था। अंकित हत्या प्रकरण में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस टीम ने रोहित के कब्जे से एक देशी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। रोहित अपने साथ अन्य साथियों के साथ इससे पहले भी लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। रोहित कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से छूट कर आया था। पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में एक अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। घटनाक्रम ये है, काशीपुर पुल के पास मंगलौर की जो पुलिस थी वो चेकिंग कर रही थी, तो एक व्यक्ति बाइक में आया और पुलिस को देख के अंधाधुंध भागा और भागते भागते उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने भी उसका पीछा किया, जवाबी फायरिंग करी तो उसके पैर में गोली लगी, जिसको अस्पताल में लाया गया। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली, जो उसका आइडेंटिटी डिक्लेयर हुई, वो ये रोहित नाम का व्यक्ति है जो कुरड़ी गांव का है। ये वो व्यक्ति है जो मंगलौर थाना क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था, उसका मेन अभियुक्त है, जिसमें 4 लोग ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। उसका मास्टरमाइंड है और इस पर ऑलरेडी 7 मुकदमे मंगलौर थाने और जनपद हरिद्वार में दर्ज हैं। अन्य स्टेट में इसके खिलाफ जो आपराधिक इतिहास है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। 10,000 का इनामी है और करीब 10 या 15 दिन पहले ही बताया जा रहा है जेल से छूट के आया था। तो एक दुर्दांत अपराधी था और आज अगेन इसने पुलिस पर फायरिंग करने की जरूरत करी, तो जवाबी फायरिंग में ये सब चीजें हुई। अभी अस्पताल में उसको लाया गया है। फर्दर जो कार्रवाई। तो वहीं उत्तराखंड वासियों की एकता भंग करने वालों को सीएम धामी की दो टूक। व्यंग्यात्मक और भड़काऊ बयान देने वालों को लेकर सीएम धामी का बयान। भड़काऊ बयान देकर अराजकता फैलाना करें बंद, ये कहना सीएम धामी का। अपने भड़काऊ बयान पर गंभीरता से करें विचार। राज्य के बलिदानियों और आंदोलनकारियों के सपने को करें साकार। राज्य के आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण राज्य के लिए दिया बलिदान। अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाना हमारा संकल्प, ये कहने सीएम धामी का। एक दूसरे के सहयोग और समन्वय से राज्य को बेहतर बनाने की दिशा में करे कार्य। हम सभी उत्तराखंड के लिए करते हैं काम। एकता बनाए रखना होना चाहिए हमारा लक्ष्य। देखिए, सभी लोग हम उत्तराखंड के हैं, सभी उत्तराखंड के लिए काम करते हैं और हम सबका मकसद होना चाहिए कि
हम सब लोग एक रहें, सबकी एकता बनी रहे। सबने, हमारे राज्य के बलिदानियों ने, आंदोलनकारियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो उत्तराखंड राज्य को सपने देखे थे, उस सपनों को हमें साकार करना है। इसलिए भड़काऊ बयान है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ वहमनस्यता है, ऐसे बयान जारी न करें। इसको गंभीरता से हमें सोचना चाहिए और हम सब लोग उत्तराखंड के अंतिम छोर में तक रहने वाले व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी सहायता के लिए काम करें। यही हमारा विकल्प रही संकल्प है उत्तराखंड का। और आने वाले समय में उत्तराखंड हमारे देश का श्रेष्ठ राज्य बने, इस सब में हम सबको अपना योगदान। शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तस्करों से पुलिस ने 8 पेटी शराब बरामद की है। शराब पुलिस ने कब्जे में लेकर जब्त कर ली है और शराब तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर शराब की अवैध बिक्री और सप्लाई करने वालों के खिलाफ इन दिनों अभियान चलाया जा रहा है। देहात एसपी जया बलूनी ने भी शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में पुलिस टीम ने अलग अलग स्थान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को 3 शराब तस्कर गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। शराब तस्करों के कब्जे से पुलिस को 8 पेटी शराब बरामद हुई। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी। तस्करों की पहचान धनवीर, प्रदीप और विजय के रूप में हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शराब तस्करी करने वाले आरोपी यहां पर धर दबोचे गए हैं। इन दिनों जो है चारधाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। इसकी तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है और इसी कड़ी में एसपी देहात जया बलूनी ने बिल्कुल साफ निर्देश दिए हैं कोतवाली पुलिस को भी किसी भी तरीके से शहर में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी नहीं होने चाहिए। पुलिस कप्तान अजय सिंह जो है वो भी इस मामले में बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में लगातार पुलिस जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अभी बीते रोज ही पुलिस ने जो है 6 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और आज भी पुलिस ने जो है 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ जो है अभी वैधानिक कार्रवाई पुलिस करने में जुटी हुई है। आरोपियों के कब्जे से 8 पेटी शराब बरामद हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये शराब कहां से आ रही थी और कहां पर बिक्री होनी थी, इस संबंध में पुलिस ने अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। पुलिस का कहना है कि इसमें जैसे ही पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की जो है जवाबदारी तय की जाएगी। हालांकि एसपी देहात ने इसमें साफ सीओ को निर्देश दिए हुए हैं कि अगर किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर अगर कोई भी शराब की अवैध बिक्री को लेकर के वीडियो वायरल होती है तो उसमें जवाबदारी कोतवाली पुलिस की होगी। इसलिए अपनी जवाबदारी से बचने के लिए कोई भी पीछे ना हटे या फिर इस प्रकार के जितने भी ठिकाने हैं जहां पर शराब की बिक्री होती है उनको बंद कराने का काम किया जाए। तो फिलहाल पुलिस की नजर जहां अब शराब तस्करों पर बनी हुई है, वहीं जो जनता है उनकी नजर जो है एसपी देहात पुलिस कप्तान और कोतवाली पुलिस पर बनी हुई है कि वो इस मामले में ज्यादा से ज्यादा क्या बड़ा एक्शन लेते हैं। हमारी भी इस खबर पर पूरी नजर है। जो भी इसमें अपडेट्स आएंगी शराब को लेकर के हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। संदीप, अभी तक ये सामने आया है कि ये शराब कहां से ली गई थी और कहां ये तस्कर इस शराब को पहुंचाने वाले थे? बिल्कुल संदीप, जैसे मैंने बताया कि अभी इस बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है कि ये जो शराब है वो कहां से खरीदी गई थी। ये किसी ठेके से खरीद के माल लाया जा रहा था या कहीं डायरेक्ट कोई और सप्लायर है जो उनको माल दे रहा था और ये यहाँ पे बिक्री करने का काम कर रहे थे। ये सारा जो बात है ये एक जांच में पुलिस ने अपने शामिल किया है और जांच के बाद ही पुलिस ने इसमें कुछ जानकारी देने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि जब जांच पूरी होगी तभी हम बता पाएंगे, क्योंकि धारा 60 के अंतर्गत जो भी शराब तस्कर जो है गिरफ्तार होते हैं उनसे सबसे पहले जो है यही पूछताछ की जाती है कि शराब कहां से आ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शराब जो है वो नकली भी जो है पकड़ी गई है या चंडीगढ़ ब्रांड की होती है जो उत्तराखंड की नहीं होती है। तो ऐसे में पुलिस के लिए और ज्यादा ये टेंशन बढ़ जाती है कि बाहर के राज्य से किसी भी प्रकार से यहाँ पे माल लाए, अगर वो माल आ भी रहा है तो वो किस प्रकार से आ रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर पुलिस की चेकिंग करने का दावा रहता है। तो कई सारे सवाल इसके अंदर खड़े होते हैं जब शराब की अवैध बिक्री और तस्करी के मामले सामने आते हैं। लेकिन ऋषिकेश जो है वो तीर्थ नगरी है, चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी है और यहाँ पर अगर शराब की वीडियो वायरल होती है तो उससे कहीं ना कहीं क्षेत्र की शहर की जो छवि है वो खराब होती है। और इस छवि को बचाने के लिए पुलिस विभाग में जो पुलिस कप्तान है अजय सिंह है या एसपी देहात जया बलूनी है वो जो इस मामले में इस समय गंभीर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पहले पुलिस शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पे कितना लगाम लगा पाती है। संदीप, बनाए रखिएगा। लेकिन एक सवाल साथ में यह भी उठता है कि जब पुलिस लगातार अवैध शराब और उन तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है तो आखिर क्यों इन तस्करों के हौसले जो है इतने बुलंद है कि ये बाज नहीं आ रहे हैं? आए दिन ऐसी खबरें हमारे सामने आती रहती है कि क्या वजह है कि शराब तस्करी के इतने मामले सामने आ रहे हैं?
अच्छा सवाल संदीप आपने किया है। बहुत देखा जाता है कि ऐसा सवाल को पूछता नहीं है, लेकिन आपने इतना अच्छा सवाल किया है कि जवाब भी बहुत अच्छा है इसका। जवाब इसका यह है कि धारा 60 के तहत जितने भी शराब तस्कर गिरफ्तार होते हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको थाने से, कोतवाली से ही जो है जमानत दे दी जाती है, चाहे वो 1 पेटी में गिरफ्तार हो, चाहे 10 पेटी में, चाहे 100 पेटी में। तो धारा 60 जो है वो एक बेलेबल ऑफेंस है और इसके अंदर जमानत मिलने के बाद जो है ये शराब तस्कर फिर से शराब तस्करी के धंधे में लिप्त हो जाते हैं और दोबारा से काम करके इसमें मोटा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। हमारे जो शहर के समाज सेवी हैं वो इस मामले में सरकार से मांग कर चुके हैं कि धारा 60 को एनडीपीएस के तर्ज पर मजबूत बनाया जाए, जिससे कि शराब तस्करी करने वाला अगर व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे जल्दी से जमानत ना मिले और वो कुछ समय तक जेल में रहे। तो कहीं ना कहीं इन तस्करों के हौसले पस्त होंगे। अगर इसी प्रकार से धारा 60 के तहत इनको जमानत मिलती रही तो इनके हौसले पस्त नहीं होंगे और ये इसी काम में संलिप्त रहेंगे। ऋषिकेश कोतवाली में कई ऐसे शराब तस्कर हैं जिनके खिलाफ 50 से लेके 70 और 80 मुकदमे तक दर्ज हैं और वो इसके बावजूद भी इस काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तस्करों को भी पता चल चुका है कि वो जिस काम में बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और गिरफ्तार होने के बाद उनके सिर्फ जमानत में 10-5 हजार रुपए खर्च होते हैं और वो बाहर आने के बाद फिर इसमें बहुत मोटा रकम यहाँ से कमाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें सरकार को बहुत ज्यादा संज्ञान लेने की जरूरत है कि वो समाज सेवियों की जो मांग है कि इस धारा को जो 60 को जो है मजबूत करें एनडीपीएस की तर्ज पर, तो उसको बहुत ज्यादा जरूरी। जब तक ऐसा नहीं होगा शहर में शराब की तस्करी बिक्री रोकना संभव बिल्कुल नहीं है। दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर में अलकनंदा नदी में डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्र किसी तरह डूबने से बच गया। बेहोशी की हालत में उसे तत्काल बेस अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। एसएसआई कुंवर राम आर्या ने बताया कि छात्र चौरास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के पास नदी में नहाने गए थे। 3 छात्रों के नदी में डूबने की सूचना उनके साथी कुणाल ने कीर्तिनगर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और कीर्तिनगर पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया। टीम ने तीनों छात्रों को गहरे पानी से बाहर निकाला और 108 सेवा के माध्यम से बेस अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 युवकों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान हर्षब्रज कौशिक और आयुष राज के रूप में हुई है। हर्षब्रज कौशिक गढ़वाल विवि में बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र था, जबकि आयुष सीयूईटी की तैयारी के लिए हर्ष के साथ श्रीनगर आया था। वहीं एक छात्र को सकुशल बचा लिया गया है। छात्र को बेस अस्पताल ले जाकर उपचार दिया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। तो वहीं सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी साबित और सही नजर आती दिखी है। सुबह से ही आसमानों में घने बादल मंडरा रहे थे, जिसके चलते बारिश होने लगी थी। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बारिश के चलते भयंकर ठंड होने लग गई है। पर्यटकों की आवाजाही में भी कमी होने लगी है। उधर पर्यटक स्थलों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। झील में भी 1-2 ही नौका चल रही है। ठंड के चलते अधिकांश पर्यटक अपने कमरे में कैद हुए हैं। मौसम परिवर्तन से रोगियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से बदला मौसम का मिजाज और मौसम की विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर हुई सटीक साबित। लौटी ठंड, बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी का येलो अलर्ट किया था जारी। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में भी बारिश का दौर जारी। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, उत्तरकाशी के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी। जिले के कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ ओलावृष्टि की संभावना। निचले क्षेत्रों में बारिश होने से बढ़ी ठंड। बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाएं। 1 मार्च से मौसम में दिखेगा तेजी से बदलाव। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बर्फबारी से तापमान में दर्ज होगी गिरावट। सुबह से प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज ने लोगों को कराया ठंड का एहसास। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से उत्तराखंड में रुक रुक कर बदल रहा मौसम। पहाड़ी क्षेत्रों में पाला बन रहा मुसीबत। शीतलहर के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तो वहीं उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई है और यहां देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? तो मौसम विभाग जो लगातार पिछले 3-4 दिन से लगातार जो कह रहा था कि 26, 27 और 28 को भी कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है और वही स्थिति हम देखने को मिल रही है। अगर हम 26 को मौसम भले खराब हुआ था, लेकिन आज जो 27 तारीख है
वो हम देख रहे हैं कि लगातार ऊंचाई वालों में वही स्थिति है जो बर्फबारी हो रही है। और अब देहरादून रीजन की बात करें और पड़ोसी जिलों की बात करें तो धीमी बरसात सुबह से लगी है। तो कहीं ना कहीं मौसम की जो भविष्यवाणी थी वो पूरी तरह सटीक साबित हुई। और इसी भविष्यवाणी के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर जो आना था वो भी दौरान तो कैंसिल हुआ है इसी खराब मौसम के कारण। जो यहाँ पर उन्होंने उत्तरकाशी में यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन जब मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी कि यहाँ पर मौसम खराब रहेगा और इसी को देखते हुए यहाँ पर अगर हम कहें तो सटीक साबित हुई है। और आज वही स्थिति है कि हम जहां बताया था कि मौसम की स्थिति रहेगी, ऊंचाई वालों में बर्फबारी रहेगी, चारों धाम की स्थिति वहां रहेगी, 3000 मीटर से वहां ज्यादा बर्फबारी रहेगी, तो वही स्थिति देखने को मिल रही है। और हम देहरादून रीजन की बात करें तो यहाँ सुबह से हल्की से मध्यम बारिश लगातार जारी है। इस तरह से लगातार मौसम अपने रंग बदल रहा है, उसको लेकर लोगों की सेहत पे क्या असर देखने को मिल रहा है? हाँ, अगर सेहत तो खैर हम इस पर कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, पर सबसे बड़ी बात है जब मौसम एकदम गर्मी होती है और बाद में कहीं ना कहीं एकदम मौसम परिवर्तन होता है तो हल्का सा जरूर असर जरूर पड़ता है। पर ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि इतनी ज्यादा यहाँ पर होगा कि एकदम मौसम टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होगा। इसका पर्वतीय जिलों की बात करें जहाँ बर्फबारी हुई है, ज्यादा हुई है, वहां ज्यादा असर हो सकता है। अगर हम इधर देहरादून रीजन की बात करें या अन्य जगह की बात करें वहां इतना कोई खास फर्क नहीं। पर सबसे बड़ी बात है कि यही बात है कि मौसम अभी भी लगातार कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ले रहा है। और इस चीज को ध्यान पे रखते हुए अभी हमें पूरी अपने जो गर्म कपड़े हैं वो बिल्कुल नहीं अभी उतारने हैं। आपको अभी गर्म कपड़े पहन के रखने जो डॉक्टर की सलाह है, अगर आप ऐसा कर दो कहीं ना कहीं मौसम चला जाएगी। हम देख रहे हैं कि बुखार, खांसी, जुकाम कहीं ना कहीं ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो यही हम बात मान के चले कि आपको अभी भी पूरी सावधानी से बरतना है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। हालांकि कमल बताया यह भी जा रहा है कि पर्यटन में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कहे तो अगर हम अभी बात करें यहाँ होली का जो एंड वीक है और अभी महाशिवरात्रि, तब भी हम देख रहे थे कि यहाँ पर काफी अधिक संख्या में लोग यहाँ पर भगवान चाहे नीलकंठ महादेव हो या अन्य यहाँ पर जो शिवालय हैं, यहाँ पर लोग बाहर से भी आके यहाँ पर जल चढ़ाने काफी संख्या में आए। कहीं ना कहीं बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर कांवड़िए पहुंचे। पिछले 5-7 दिन की अगर बात करें तो ऐसे कांवड़ी थे जो गंगोत्री से जल लेके अपने शिवालय की ओर गंतव्य हो रहे थे। तो वही हम देख रहे थे। हम धीरे धीरे अब कहें तो अभी फिलहाल काम चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आगे बात करें तो अब धीरे धीरे पर्यटनों का जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि 4 धाम आगे शुरू हो जाएंगे, कहीं राफ्टिंग का दौर शुरू हो जाता है, अन्य चीजें शुरू हो जाती हैं। तो धीरे धीरे अगर आगे अब हम माने अप्रैल के बाद तो कहीं ना कहीं पर्यटकों की आवक में और तेजी बढ़ जाएगी। कमल, अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की और मैदानी क्षेत्रों की तो कहाँ क्या स्थिति बनी है और आगामी कुछ दिनों को लेकर मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी अभी जारी की है? हाँ, कहें तो आज का ज्यादा अलर्ट यहाँ पर था कि उन्होंने कहा था कि लगातार बारिश हो सकती है और अधिक अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि बर्फबारी हो सकती है। और वही स्थिति हमें देखने को मिल रही है। जहाँ ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां अभी भी हमें वही बर्फबारी दिखाई दे रही है और हल्की हल्की बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन सब चीजों को ध्यान में अगर हम लेके चलें, सबसे बड़ी बात है कि अभी तो हम ध्यान में लेके चलें तो कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्र में तो नहीं है, पर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं फिर स्थिति लोगों को टोपा और जैकेट की आवश्यकता लगातार पड़ रही है, क्योंकि वहां पर जो स्नोफॉल हुआ है उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है। इस हम देखें तो स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं ना कहीं टेम्परेचर डाउन है, लेकिन अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहां इतना फर्क नहीं है, पर हल्का सा 1-2 डिग्री डाउन हो सकता है। पर कुल मिला के कहें पहाड़ों में ज्यादा कहीं ना कहीं इस मौसम का असर पड़ा है। और मौसम विभाग ने किन क्षेत्रों के लिए कौन सा अलर्ट जारी करा है ये भी आपसे कमल हम जानना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल बात कहें जिस हिसाब से मौसम लगातार कह रहा था कि चाहे उत्तरकाशी हो कि ये भी जहां प्रधानमंत्री का प्रोग्राम था, प्रधानमंत्री आ रहा था, वहां पर कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया था। वो स्थिति वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी दिनों से प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बना था, लेकिन फिर इस मौसम खराबी के कारण फिर वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं रद्द हुआ और अब बताया जा रहा है कि मार्च के महीने में वो आ सकते हैं। तो बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, उत्तरकाशी जहां ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां बर्फबारी हुई है। और कहा ना कि लगातार जिस हिसाब से बर्फबारी इस सीजन में होनी चाहिए थी वो इस बार नहीं दिखाई दी। कि हम देखते थे बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी, पर इस बार ये भी बताया जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बर्फबारी कम हुई है और आगे पानी का हो सकता है, और कहीं ना कहीं इस बार यहाँ पर गर्मियां भी जो तापमान है वो भी क्या ज्यादा बढ़ावा दे सकता है। इस तरह से कमल लगातार मौसम
अपनी करवटें बदल रहा है, उसे लेकर अभी कुछ बात करें तो चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। क्या कुछ असर मौसम का चारधाम यात्रा पर देखने को मिलेगा? तैयारियों को लेकर क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? अभी ऐसा मैंने कहा ना, अभी बहुत अर्ली है, अभी फरवरी महीना चल रहा है और कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो होली के बाद ज्यादा तैयारियों में तेजी आ जाती है, क्योंकि हम कहें तो 30 अप्रैल से यात्रा शुरू होनी है और उसमें अभी काफी समय है। तो ऐसी कोई बात है, मैंने कहा ना, होली के बाद कहीं ना कहीं तैयारियों में तेजी आती है और वही ज्यादा दिखाई देता है। तो कुल मिला के कहें इस चीज से कोई ज्यादा करने वाला नहीं है, क्योंकि जो यात्रा है वो 30 अप्रैल से शुरू होनी है और 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।